everybody, you all are again welcome to my channel साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और डेरिवेशन कैसी होती है उसकी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मतलब कूलम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने को आए, जो आता है, ठीक है, तो अगर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने को आएगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर फॉर्म की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था कि F जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कूलम्स लॉ के बारे में। तो जो F हम निकालते हैं, F या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, या फिर कौन सा फोर्स होता है, रिपल्शन वाला। तो F की वैल्यू किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका था कूलम्स लॉ। अब हम इस लॉ को किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म में। मैं आप फॉर्मूला लिख देती हूं यहां पर ताकि आपको याद आ ही जाए कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ था, ठीक है, जिसमें से F क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, प्लीज देखकर आइए वो। Q1 Q2 आर द पॉइंट चार्जेस जो स्टेशनरी थे, R दोनों के बीच का डिस्टेंस। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट थी आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसकी वैल्यू थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब मैं आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन और वेक्टर फॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं कूलम्स लॉ के साथ। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम कूलम्स लॉ को। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने दो चार्जेस लिए, वो दोनों चार्जेस है Q1 और Q2। आप नोट करिए, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस Q1 और प्लस Q2, मतलब जो चार्जेस मैंने लिए हैं वो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। अब आप थोड़ी सी बुद्धि चला लीजिए कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा भाई। दो चार्जेस के बीच के फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, इधर अट्रैक्शन वाला या फिर कौन सा, रिपल्शन वाला। पर अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। सिमिलर चार्जेस तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। तो अगर दो चार्जेस पॉजिटिव है दोनों और दोनों सिमिलर चार्जेस है तो ये इनके बीच में कौन सा फोर्स लगाने वाला है, रिपल्शन वाला फोर्स। फोर्स तो लगेगा पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन वाला। चलिए तो मैं रीड करती हूं कि मैंने क्या लिया है यहाँ पर। कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम मींस फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब डिवॉइड मैटर, ऐसी खाली जगह, ठीक है। तो मैंने वैक्यूम में दो चार्जेस लिए Q1 और Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया है, R ले लिया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, डायग्राम देखिए आप, ठीक है। यहां मैंने बनाया है F12, मतलब मैंने दो फोर्स दिखाए हैं यहां पर, एक है F12 और दूसरा है F21। यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रही हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आए और आपको कोई भी टर्म में किसी भी सिंबल में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं F12 के बारे में। तो F12 क्या होता है, अब देखिए बहुत ध्यान से, F12 के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। F12 के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर का साइन। तो तुम्हें पता है F12 वेक्टर क्या है, F12 वेक्टर वो फोर्स है जो Q1 पे लग रहा है और कौन सा चार्ज लगा रहा है, Q2 चार्ज लगा रहा है। मतलब ये F12 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। भाई ये दो चार्जेस है जो मैंने यहाँ लिए Q1 और Q2, ये दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं पर इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, ठीक है। अब ये भी इसको धक्का दे रहा है दूर भागने के लिए, ये भी इसको धक्का दे रहा है। तो
F12 का मतलब 1-2 कहता है कि पहले चार्ज पे फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, ठीक है। यहाँ पे 1 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है, इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फिर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है F21 और उसके ऊपर वेक्टर लगाया है, इसका मतलब है ये फोर्स है जो सेकेंड चार्ज पे लग रहा है, और किस चार्ज की वजह से लग रहा है, फर्स्ट चार्ज की वजह से लग रहा है। तो मैं कहूंगी दिस इज द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। और अब बहुत ध्यान से समझिए, मैं 2 चीजें यहाँ पे बनाने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ, वो क्या है। आर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, आप सब ने 11th क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम में आता है। अब मैं यहाँ पर आर का यूनिट वेक्टर लेने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ये है R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। R12 यूनिट वेक्टर का मतलब है ये ऐसा यूनिट वेक्टर है R का जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में। और यहां मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रही हूं जिसका नाम है R21 कैप। कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर का साइन। तो R के भी 2 यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर वो है पोजीशन वेक्टर जो कहां जा रहा है, Q1 से Q2 की डायरेक्शन में, और दूसरा जा रहा है Q2 से Q1 की डायरेक्शन में। तो यहीं रुक जाइए और मैं आपको फिर से 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक। हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जिसमें F होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्शन वाला। Q1 Q2 होते हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। R उनके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए, एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज लिया मैंने Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया R। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स किसका था, रिपल्शन वाला। अब फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का दे रहा है और फोर्स लगा रहा है। तो जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा वो रिप्रेजेंट होगा F12 से। और आप इसको रीड कैसे करेंगे, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और इस पे जब लग रहा है तो वो है F21, ऊपर वेक्टर का साइन है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। बीच में जो R है उसके भी 2 यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दे रहे हैं, एक है R12, R12 का मतलब 1 से किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, और दूसरा है R21 जो जा रहा है 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। R12 कैप मैंने बता दिया था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 से Q2, और R21 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब चलिए कूलम्स लॉ को लिखते कैसे वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले आपने देखा मैंने आपको 2 फोर्स बताए, एक बताया F21 और एक बताया F12। चलिए पहले F21 की वैल्यू निकालते हैं। मैंने बताया था आपको उसको रीड कैसे करेंगे, 2 आगे आ रहा है और 1 बाद में आ रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है सेकंड पे, और किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट की वजह से। तो फोर्स ऑन चार्ज सेकंड दैट इज Q2 ड्यू टू Q1। अब आप इसको लिखेंगे कैसे कूलम्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² लिख दिया हमने इतना। ये तो हमारा कूलम्स लॉ था ही। वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए अब हमने इसके पास क्या लगाया, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का और डिस्टेंस का क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब आप देखिए यहां तो 2-1 है, 2-1 मतलब हम निकाल रहे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट निकाल रहे। तो कभी भी हमें हमने यहाँ पे R² तो लिया, पर कभी भी हमें यहाँ पे R, आप ये मत समझिएगा कि 2-1 यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ पे पोजीशन और यूनिट वेक्टर भी 2-1 ही लूं, नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिट वेक्टर ये वाला डायरेक्शन वाला लेंगे, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा है 2-1 वाला। देखिए तो इसका यूनिट R21 वाला तो इधर ऑपोजिट जा रहा है। जब F21 इधर जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर वाला, पोजीशन यूनिट वेक्टर भी हम इधर वाला ही लेंगे। तो इस तरफ कौन आ रहा है, Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ आ रहा है R12 यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, R12। और जैसा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में, और वेक्टर जब हमने पढ़े तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर
एक यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ए कैप एक यूनिट वेक्टर, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला था। सिमिलरली मैंने भी यही चीज करी है, यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हमने F21 फोर्स निकाला वैसे हम कौन सा फोर्स निकालेंगे, अब जैसे हमने F21 फोर्स निकाला वैसे हम क्या निकालेंगे, F12 फोर्स। कैसे निकालेंगे, सिमिलरली F12, अब आप इसको रीड करिए, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां 12 है तो 12 की डायरेक्शन में, 12 इधर आ रहा है तो उसी की डायरेक्शन में अगर देखिए आप, अगर फोर्स इधर आ रहा है तो यूनिट वेक्टर हम इधर वाला ही लेंगे, हम उल्टा वाला नहीं ले सकते। तो हम R12 तो नहीं ले सकते, हम कौन सा लेंगे, R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए तो सेम जैसे इसकी वैल्यू थी वैसे R21 की वैल्यू होगी, मैं यहां लिख देती हूं R21 कैप किसके बराबर हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे वेक्टर नोटेशन थी और वेक्टर फॉर्म थी किस लॉ की, कूलम्स लॉ की, जब दोनों ही चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, रिपल्शन वाला। बड़ा इजी था, सिंपल सी बात है, दो फोर्स ले ली हमने और दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, एक के साथ यूनिट वेक्टर R12 और दूसरे के साथ R21। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि F21 अगर इधर जा रहा है तो यूनिट वेक्टर भी इधर वाला ही होगा, और अगर F12 इधर जा रहा है तो यूनिट वेक्टर भी इधर वाला होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये किसके लिए बताया, रिपल्शन वाले फोर्स के लिए। अब मान लीजिए कि यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, पर मान लीजिए ऑपोजिट चार्ज आ जाए तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, सेम कंसेप्ट फॉलो करना है, सेम तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है, बस डायग्राम में इतना सा फर्क रहेगा। देखिए एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो डेफिनेटली यहां पे रिपल्शन की जगह क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और जब अट्रैक्शन होगा तो फोर्स ऐसे नहीं जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। तो अंदर की तरफ देखिए फोर्स आ रहा है, ये वही F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, और इनके पोजीशन वेक्टर भी सेम चलेंगे। अब आप R12 कैप यहां लिखेंगे और R21 कैप यहां लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम में फर्क है। अच्छा, डेरिवेशन में भी फर्क रहेगा। कैसा फर्क रहेगा कि मैंने F21 और यहां लिखा था 12, मैंने आपको बताया था ये इधर जा रहा है तो यूनिट वेक्टर इधर वाला होगा, पर यहां पे तो उल्टी चीज हो गई। अगर आप F12 निकालेंगे, सेम कंसेप्ट है, बस F12 लिखते टाइम यूनिट वेक्टर आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 12 वाला ही, बस इतना सा फर्क है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट था ये कि हमने कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में लिखा था, वेक्टर फॉर्म में। अब सवाल आता है कि हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम लिखते ही क्यों हैं, क्या प्रूफ हुआ इससे, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये जो पोजीशन वेक्टर हमने लिए थे ये एक दूसरे के साइन में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, और जो ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है पर क्या होते हैं, ऑपोजिट साइन में, तो मान लीजिए इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो है, बस साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो मान लीजिए R12 की जगह मैं R21 ही लिख देती हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, बस साइन क्या आता है, नेगेटिव। मतलब ये जो दोनों फोर्स, अब इन दोनों फोर्सेस को देखिए जल्दी से, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर आ गए, बस साइन क्या आ गया, ऑपोजिट आ गया। इसका मतलब है कि चार्जेस के बीच में, चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो, चाहे वो लाइक मतलब चाहे वो सिमिलर चार्जेस हो, चाहे वो डिफरेंट चार्जेस हो, कहने का मतलब क्या है, चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं चार्जेस के बीच में, और चार्जेस के बीच का फोर्स इक्वल और क्या होता है, ऑपोजिट इन नेचर। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या होगा, सेम होता है, बस साइन क्या होता है, ऑपोजिट। इसका मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में जब भी हम कूलम्स लॉ को लिखते हैं तो हम कौन सा लॉ प्रूफ कर देते हैं, उससे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब है इस वेक्टर फॉर्म से हमने क्या निकाला कि भाई दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं, बस साइन क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ने यही तो बोला था, every action has an equal and opposite reaction. इसका मतलब so both the charges exert equal and opposite force on each other, so it obeys which law? Newton's third law of motion. चलिए अब एक और इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं हम, ये जो भी फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, यहाँ रिपल्शन हो रहा था और फोर्स इधर ऐसे एक्ट कर रहे थे, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्सेस अंदर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। फोर्सेस कोई से भी हो, चाहे रिपल्शन वाले हो चाहे अट्रैक्शन वाले हो, दोनों ही फोर्सेस सेंटर वाली लाइन की तरफ ही एक्ट करते हैं, और जो डिस्टेंस आता है दोनों के बीच का तो ये सेंटर लाइन की तरफ ही एक्ट करते हैं। इसलिए इन फोर्सेस को कैसे फोर्सेस बोला जाता है? सेंट्रल फोर्सेस, बिकॉज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो हमने इस आज के वीडियो के अंदर क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे लिखा जाता है, चाहे वो रिपल्शन हो दो चार्जेस के बीच में, चाहे क्या हो अट्रैक्शन हो, और न्यूटन के वेक्टर फॉर्म से हम न्यूटन का कौन सा लॉ निकाल सकते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फर्दर क्वेरी के लिए आप अपनी ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।